जरा एक पल के लिए ना एक कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले ठीक उसी जगह पर जहां आज दुनिया की सबसे ऊंची, विशाल और एकदम अभेद्य पर्वत श्रृंखलाएं सीना ताने खड़ी हैं, वहां कभी एक शांत और बहुत विशाल समुद्र हुआ करता था। हाँ, मतलब सोचने में भी अजीब लगता है कि जहाँ आज बर्फ है वहाँ पानी था। बिल्कुल, जहां आज बर्फ के भयानक तूफान आते हैं, वहां कभी समुद्री लहरें बहा करती थीं। एक समुद्र का दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर में बदल जाना प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। सही कहा। और इसी चमत्कार को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा प्रस्तुत इस विस्तृत अध्ययन में सभी का स्वागत है। हाँ, और ये विषय बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, आज की ये चर्चा विशेष रूप से पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा दी गई उन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रियों और लेक्चर नोट्स पर आधारित है जो पोस्ट ऑफिस विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं यानी LDCE एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं कि LDCE परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ना पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स सचमुच बहुत उपयोगी हैं, एकदम अचूक हथियार की तरह। एकदम सही। तो आज का हमारा विषय है भारत का भू आकृतिक वर्गीकरण, पर्वत श्रेणियां और प्रमुख दर्रे। ये सचमुच एक बहुत ही प्रभावशाली दृश्य है जो आपने शुरुआत में रखा। हम इंसान अक्सर पहाड़ों को देखकर सोचते हैं कि वे हमेशा से वहीं थे। हाँ, बिल्कुल, अचल और स्थिर। ठीक कहा। लेकिन भूविज्ञान हमें बताता है कि हमारी पृथ्वी हमेशा से ना बदलाव के एक बहुत ही हिंसक दौर से गुजरती रही है। मतलब आज हम भारत के भूगोल का जो स्वरूप देखते हैं वो रातों रात नहीं बना है। बिल्कुल नहीं। ये करोड़ों वर्षों की भौगोलिक उथल-पुथल, प्लेटों के टकराव और नदियों के अथक परिश्रम का परिणाम है ना? हाँ, बिल्कुल वही। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले भारत के संपूर्ण भूभाग के सटीक आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि LDC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये तथ्यात्मक आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। एकदम सही। परीक्षा में सीधे सीधे प्रतिशत पूछ लिए जाते हैं। हाँ, तो अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल को देखें तो इसके 10.6% हिस्से पर पर्वत हैं, 18.5% हिस्से पर पहाड़ियां हैं, 27.7% हिस्से पर पठार है और सबसे बड़ा हिस्सा यानी 43.2% भाग मैदानों से ढका हुआ है। और अगर हम सिर्फ उच्च पर्वत श्रेणियों की बात करें ना, तो वे देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.7% हिस्सा घेरती हैं। वाओ, 10.7%। लेकिन इतने सारे प्रतिशत याद रखने से ज्यादा मैं ये सोच रही थी कि आखिर देश का लगभग आधा हिस्सा मैदान कैसे है, मतलब 43%। यही तो भूगोल की सबसे खूबसूरत पहेली है। ये जो 43.2% मैदान है ना, उनका सीधा संबंध उन 10.6% पर्वतों से है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, भूगोलवेत्ताओं ने अध्ययन को व्यवस्थित करने के लिए भारत को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय प्रदेश और हमारे द्वीप समूह। ठीक है, 5 भाग हो गए। हाँ, अब इस वर्गीकरण में जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो इनकी उम्र में है। मैं बता दूं कि हिमालय की उत्पत्ति आर्य महाकल्प में आज से लगभग 6.5 करोड़ यानी 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। बाप रे, 65 मिलियन वर्ष। हाँ, लेकिन जो गंगा के विशाल मैदान हैं उनका निर्माण बहुत बाद में हुआ, केवल 20 से 30 लाख वर्ष पूर्व। रुकिए, ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। मतलब 65 मिलियन साल पहले जब हिमालय बन रहा था तब उत्तर भारत के उन मैदानों का कोई अस्तित्व ही नहीं था जहां आज करोड़ों लोग रहते हैं। बिल्कुल नहीं था। इतना बड़ा समय का अंतर क्यों है? क्योंकि मैदानों को पहाड़ों ने ही जन्म दिया है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक्स काम करता है। अच्छा, वो जो प्लेट्स खिसकती हैं। हाँ, जैसा कि आपने शुरुआत में समुद्र का जिक्र किया था ना, जहाँ आज हिमालय है वहाँ कभी थेथिस नाम का एक विशाल सागर था। थेथिस सागर, हाँ। तो कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े कीचड़ वाले मैदान में 2 विशाल बुलडोजर आमने सामने से आ रहे हैं। ठीक है। एक बुलडोजर है भारतीय प्लेट और दूसरा है यूरेशियन प्लेट। जब वे दोनों टकराए तो उनके बीच जो थेथिस सागर का मलबा और कीचड़ था उसे ऊपर उठने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिला। ओह, मतलब वो मलबा दब के ऊपर उठ गया। बिल्कुल, वो मलबा मुड़कर विशाल पहाड़ों में बदल गया और फिर करोड़ों सालों तक उन पहाड़ों से जो नदियां निकलीं उन्होंने चट्टानों को काटा, मिट्टी बनाई और उसे नीचे लाकर बिछा दिया। अरे वाह, और उसी मिट्टी से हमारे
43.2% मैदान बने। एकदम सही। क्या बात है, मतलब पहाड़ पहले बने और उन पहाड़ों के घिसने से जो मिट्टी नीचे आई उससे मैदान बने। ये तो एकदम साफ हो गया। हाँ, यही कारण है कि मैदान नए हैं और पहाड़ पुराने। अब चूंकि हम पहाड़ों के बनने की बात कर रहे हैं, तो चलिए उस हिमालय को करीब से देखते हैं, जिसके बारे में LDCH परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल, हिमालय का विभाजन समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर से शुरू करें तो उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी प्रमुख पर्वत श्रेणी आती हैं। और इसी काराकोरम श्रेणी में K2 स्थित है ना? हाँ बिल्कुल, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है। ट्रांस हिमालय के ठीक बाद दक्षिण की ओर जो श्रेणी आती है वो है वृहद हिमालय, जिसे ग्रेटर हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे निरंतर फैली हुई श्रेणी है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई ही 5000 मीटर है। वाओ, औसत ऊंचाई ही इतनी ज्यादा है। हाँ, दुनिया के लगभग सभी सबसे ऊंचे शिखर इसी वृहद हिमालय का हिस्सा हैं। और जब सबसे ऊंचे शिखर की बात होती है तो माउंट एवरेस्ट का नाम आना तो तय है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। बिल्कुल। हालांकि ये नेपाल में है, लेकिन उम्मीदवारों के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि इसका नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अरे हाँ, ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है। और इसके अलावा भारत की सीमा में स्थित कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, वो भी सिक्किम में इसी वृहद हिमालय का हिस्सा है। एकदम सही। लेकिन मेरा एक तकनीकी सवाल है, इतनी ऊंचाई पर जहां सिर्फ बर्फ और तूफान है, इन पहाड़ों के अंदर किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं? क्या वे उसी टेथिस सागर के मलबे से बनी है? यहाँ भूविज्ञान बहुत दिलचस्प हो जाता है। वृहद हिमालय सिर्फ साधारण मलबा नहीं है। इतनी ज्यादा गहराई से और इतने भयंकर दबाव से उठने के कारण इसके मूल या कह लें कोर में रवेकृत, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। अच्छा, आग्नेय और रूपांतरित? जैसे ग्रेनाइट। हाँ, जैसे ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस। ये बहुत कठोर चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के अंदरूनी ताप और दबाव से बनती हैं। यही कठोर चट्टानें इन विशाल पर्वतों को उनका ठोस आधार प्रदान करती हैं। समझ गए। इसके बाद जब हम थोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो आता है मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय भी कहा जाता है। हाँ, ये वृहद हिमालय के ठीक दक्षिण में है। इसकी चौड़ाई करीब 80 किलोमीटर है और ऊंचाई 1300 से 1500 मीटर के बीच है। तो क्या मध्य हिमालय भी उन्हीं कठोर ग्रेनाइट चट्टानों से बना है? नहीं, संरचना के मामले में मध्य हिमालय वृहद हिमालय से काफी अलग है। जहां वृहद हिमालय के कोर में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं, वहीं मध्य हिमालय की संरचना में अवसादी शैलों की यानी सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रधानता है। सेडिमेंट्री रॉक्स। हाँ, इसमें मुख्य रूप से चूने की चट्टानें या लाइमस्टोन पाई जाती हैं। यह वही समुद्री मलबा है जो प्राचीन टेथिस सागर में जमा हुआ था, जो बहुत ज्यादा कठोर आग्नेय चट्टानों में नहीं बदल पाया। ये एक शानदार तथ्य है जो आसानी से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अवसादी शैलें किस हिमालय में अधिक मिलती हैं। बिल्कुल। और इसके बाद सबसे दक्षिण में आता है बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक कहा जाता है, जो सबसे बाहरी और अपेक्षाकृत नई पर्वत श्रेणी है। सही कहा। अब अगर हम चोटियों की बात करें तो उम्मीदवारों के बीच अक्सर K2 और कंचनजंगा को लेकर एक बड़ा भ्रम रहता है। हाँ, कि भारत की सर्वोच्च चोटी आखिर किसे माना जाए। हाँ, और इस तथ्य को तटस्थ और स्पष्ट रूप से समझना बहुत जरूरी है। गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 कहते हैं, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि ये काराकोरम रेंज के उस हिस्से में स्थित है जो वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है। इसलिए अगर हम पूर्ण रूप से निर्विवादित भारतीय क्षेत्र की बात करें तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, जो कि 8598 मीटर ऊंची है। हाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। इन दोनों के अलावा भी कई चोटियां हैं जो अक्सर पेपर में दिख जाती हैं, जैसे नंगा पर्वत जो 8124 मीटर ऊंचा है और जम्मू कश्मीर में है। हाँ, और उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। एकदम सही, जिसकी ऊंचाई 7718 मीटर है।
इसके अलावा 7756 मीटर ऊंचा नामचा बरवा है जो काराकोरम में है। लेकिन पहाड़ों का महत्व सिर्फ ऊंचाई तक सीमित नहीं है। हमारी संस्कृति में भी इनकी गहरी जड़ें हैं, जैसे बद्रीनाथ जो 1740 मीटर पर है और केदारनाथ जो 6831 मीटर पर है। हाँ, जो हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से 2 हैं। बिल्कुल, और ये भी इसी वृहद हिमालय में है। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे प्राचीन भूगोल ने आधुनिक धर्म और संस्कृति के केंद्रों को तय किया। लेकिन अगर हम सिर्फ हिमालय पर ही टिके रहना तो हम भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर देंगे। ये तो है। दक्षिण और मध्य भारत में भी कई पर्वत श्रेणियां हैं जिनका अपना अलग महत्व है। तो चलिए हिमालय से नीचे उतरकर मध्य और दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। सबसे पहले राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी। हाँ, जिसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसे माउंट आबू भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। फिर मैकाल श्रेणी का अमरकंटक आता है जो 1066 मीटर ऊंचा है। लेकिन अगर हम इनकी ऊंचाई देखें 1722 मीटर या 1066 मीटर, तो ये हिमालय के 8000 मीटर वाले शिखरों के सामने बहुत छोटे लगते हैं। ऐसा क्यों? इसका सीधा कारण उनकी उम्र है। हिमालय एक युवा पर्वत है जो अभी भी बन रहा है और ऊंचा उठ रहा है, जबकि अरावली जैसी श्रेणियां दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं। अच्छा, तो वे पुरानी होने की वजह से घिस गए हैं। बिल्कुल, करोड़ों वर्षों की बारिश, हवा और मौसम ने उन्हें घिस-घिस कर छोटा कर दिया है। और ऊंचाई कम होने का मतलब ये नहीं है कि उनका महत्व कम है। हाँ, ये तो है। आपने अमरकंटक का जिक्र किया। इसका महत्व सिर्फ इसकी 1066 मीटर की ऊंचाई नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा जल विभाजक या कह लें वाटरशेड क्षेत्र है। यहीं से मध्य भारत की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण नदियां नर्मदा और सोन विपरीत दिशाओं में निकलती हैं। ओह, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं सतपुड़ा श्रेणी की ओर, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। हाँ, 1350 मीटर की ऊंचाई वाला ये शिखर अरावली के पूर्वी भाग में है, जिसे महादेव भी कहा जाता है, और प्रसिद्ध पंचमढ़ी इसी के निकट है। फिर महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है, जो 1646 मीटर की है। और जब हम प्रायद्वीपीय भारत के एकदम दक्षिणी हिस्से में जाते हैं तो वहां अन्नामलाई की पहाड़ियों में अन्नामुंडी स्थित है। बिल्कुल। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो इसे पूरे दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर बनाती है। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियों में डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। डोडा बेटा के साथ एक बहुत ही रोचक मानव शास्त्रीय तथ्य भी जुड़ा है। वो क्या? इसी नीलगिरी क्षेत्र में प्रसिद्ध टोडा जनजाति निवास करती है, जो ये दिखाता है कि भूगोल कैसे मानव बस्तियों को आकार देता है। अरे वाह, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। अंत में पूर्वी घाट की बात करें तो उसका सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जो 1501 मीटर ऊंचा है और ओडिशा के गंजम जिले में स्थित है। एकदम सही। ठीक है, हमने पर्वतों की ऊंचाइयों को तो नाप लिया, लेकिन पहाड़ों को सिर्फ उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखना ही काफी नहीं है। अब देखते हैं कि नदियों ने इन विशाल पर्वतों को कैसे बांटा है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो हिमालय का अध्ययन केवल परतों में, मतलब वृहद, मध्य या शिवालिक में नहीं होता, बल्कि इन नदियों ने इसे पश्चिम से पूर्व की ओर भी प्रादेशिक हिस्सों में विभाजित किया है। नदियां पहाड़ों के बीच से प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। तो चलिए इस विभाजन को समझते हैं। सबसे पश्चिम में आता है पंजाब हिमालय। हाँ, यह सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक है, जिसकी कुल दूरी 560 किलोमीटर है, और इसमें पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियां आती हैं। बिल्कुल। इसके बाद है कुमायूं हिमालय, जो सतलुज से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर में फैला है। बद्रीनाथ और केदारनाथ इसी क्षेत्र में है। और कुमायूं के बाद? कुमायूं के बाद आता है नेपाल हिमालय। ये काली नदी से शुरू होकर तिस्ता नदी तक जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माउंट एवरेस्ट और तंचनजंगा यहीं स्थित हैं। हाँ, सबसे ऊंची चोटियां। और सबसे पूर्व में है असम हिमालय, जो तिस्ता से दिहांग नदी तक 720 किलोमीटर में फैला है, जिसमें नागा, मिजो, खासी और मीकर पहाड़ियां शामिल हैं। अब यहाँ LDCE परीक्षा की तैयारी कर रहे श्रोताओं के लिए एक त्वरित क्विज हो जाए। एक क्विक क्विज। नेकी और पूछ-पूछ, बिल्कुल पूछिए। अभी हमने नदियों के आधार पर जो आंकड़े और दूरियां सुनी, उनके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाजन सबसे लंबा है और वो किन नदियों के बीच है?
अगर मैं एक उम्मीदवार की तरह सोचूं तो मैंने सुना कि कुमायूं 320 किलोमीटर है, पंजाब 560 है और असम 720 है। लेकिन आपने बताया कि दुनिया के सबसे ऊंचे और विशाल पर्वत जैसे एवरेस्ट और कंचनजंगा नेपाल हिमालय में है। हाँ, मैंने बताया था। तो क्या नेपाल हिमालय ही सबसे लंबा है? बिल्कुल सही विश्लेषण। इसका उत्तर नेपाल हिमालय ही है। ये काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के बीच फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर? हाँ, ये हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक विभाजन है। परीक्षा में इस तरह के तर्क से भी उत्तर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये बहुत काम की बात है। तो नदियां सिर्फ पर्वतों को बांटने और सीमाएं तय करने का काम ही नहीं करती, बल्कि वे इंसान के लिए कुछ और भी बनाती हैं, है ना? हाँ, नदियां केवल सीमाएं नहीं खींचती, वे इन अभेद्य दीवारों के बीच से ऐसे रास्ते भी तैयार करती हैं जिनका उपयोग सदियों से व्यापार, संस्कृतियों का आदान प्रदान और सेनाओं की आवाजाही के लिए होता आया है। हाँ, और भूविज्ञान की भाषा में इन प्राकृतिक रास्तों को हम दर्रे या पासेस कहते हैं। एकदम सही। और परीक्षाओं में इन दर्रों के स्थान सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स के आधार पर प्रमुख दर्रों की पूरी सूची पर नजर डालते हैं। बिल्कुल, याद करने की चुनौती बहुत बड़ी है, इसलिए हम राज्यों के अनुसार चलेंगे। हाँ, सबसे ऊपर लद्दाख। यहाँ काराकोरम दर्रा है जो 5624 मीटर की ऊंचाई पर है और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख में ही जोजिला दर्रा भी स्थित है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ का भूगोल बहुत जटिल है। यहाँ पीर पंजाल, चनिहाल और बुर्जिल दर्रा हैं। बुर्जिल दर्रे का तो बहुत ऐतिहासिक महत्व है ना? हाँ, क्योंकि ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इसी तरह बनिहाल दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, जो जम्मू से श्रीनगर जाने का मुख्य मार्ग है। और ये सिर्फ एक प्राकृतिक रास्ता नहीं है, हमारी आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बड़ा उदाहरण। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे में स्थित है। अरे वाह, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आधुनिक तकनीक प्राचीन भूगोल का फायदा उठाती है। बिल्कुल। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश पर। यहाँ शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा स्थित है। और उत्तराखंड में? उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। एकदम सही। अब पूर्वोत्तर की तरफ चलें तो सिक्किम राज्य के दर्रे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर नाथुला और जलेपला। हाँ, ये दोनों दर्रे सिक्किम की राजधानी गंगटोक को सीधे तिब्बत के ल्हासा से जोड़ते हैं। आपको पता है, प्राचीन रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की कई शाखाएं इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। अच्छा, सिल्क रूट भी यहीं से था। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ बहुत ही प्रमुख दर्रे हैं, जैसे बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। दिफू दर्रे का नाम मैंने कई बार सुना है। इसमें ऐसा क्या खास है? दिफू दर्रे की खासियत उसकी भौगोलिक स्थिति है। ये अरुणाचल प्रदेश के एकदम पूर्वी भाग में है, जहां भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं मिलती हैं। ओह, एक ट्राई जंक्शन है। हाँ, ये भारत और म्यांमार के बीच एक ऐसा परंपरागत दर्रा है जो व्यापार और परिवहन के लिए पूरे साल खुला रहता है। पहाड़ों में पूरे साल खुला रहने वाला रास्ता मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। ये तो है। और अंत में मणिपुर का एक प्रमुख दर्रा है तुजू दर्रा। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? जब हम देखते हैं कि ये विशाल अभेद्य पहाड़ों के बीच से ऐसे प्राकृतिक रास्ते बने हुए हैं, तो ये सोचना पड़ता है कि ये रास्ते बने कैसे? सही सवाल है। क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, यहाँ पानी की वो ताकत काम आती है जो चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत है। मतलब नदियाँ? हाँ, करोड़ों साल तक जब एक नदी एक ही जगह से बहती है ना, तो वो पहाड़ों को छीड़ देती है। उदाहरण के लिए सिंधु नदी ने अपने अथक बहाव से जोजिला दर्रे को तराशा है। वाह। उसी तरह सतलुज नदी ने विशाल पहाड़ों को काटकर शिपकिला दर्रे का निर्माण किया है और तीस्ता नदी के कारण जेलेपला दर्रा बना है। नदियां पहाड़ों को चीरकर इंसान के लिए रास्ता बनाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर कोई मुझसे पूछे कि भूगोल क्या है, तो मैं कहूंगी कि भूगोल सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें या ऊंचाइयों के आंकड़े नहीं है। बिल्कुल सही। श्रोताओं के लिए ये एक सोचने वाला विचार है। जरा सोचिए, भूगोल सिर्फ कुछ पत्थर और नदियां नहीं है। करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जो पहाड़ बने, आज उन्हीं के बीच से गुजरने वाली नदियां हमारे व्यापार के रास्ते तय करती हैं। वही पहाड़ हमारे पवित्र स्थल तय करते हैं, जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ। हाँ। और यहाँ तक कि जवाहर सुरंग जैसी हमारी आधुनिक इंजीनियरिंग भी उसी प्राचीन भूगोल के नियमों और रास्तों से बंधी है। इन पहाड़ों ने हमारे इतिहास, हमारी अर्थव्यवस्था
और हमारी संस्कृति सभी को गहराई से आकार दिया है। ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है और यही कारण है कि इन भू आकृतिक संरचनाओं का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। LDCE परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सभी तथ्यात्मक जानकारियां, ऊंचाइयों के आंकड़े, नदियों के नाम और दर्रों की स्थितियां आपकी सफलता की रीढ़ की हड्डी हैं। इनका बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हाँ, रिवीजन बहुत अहम है। और जैसा कि हमने आज देखा, पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स इस पूरी प्रक्रिया में आपके सबसे अच्छे मार्गदर्शक साबित होंगे, क्योंकि वे इन्हीं जटिल तथ्यों को एक व्यवस्थित क्रम में पेश करते हैं। एकदम सही। वॉचिंग पोस्टल ज्ञान क्लासेस लेक्चर के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पोस्टल ज्ञान क्लासेस।